Hello everyone, I welcome all of you to Bihar PC Sutra, and this lecture is regarding साइंस साइंस के रिगार्डिंग है। क्यों साइंस के रिगार्डिंग है? आपने देखा होगा कि अभी एडीओ प्लस में आपने देखा होगा कौन सा, तो 71st का जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर था उसको आपने देखा होगा क्या हुआ है कि उसका लेवल बीपीएससी ने अप करा है। तो हमें भी खुद का लेवल थोड़ा पुश करना पड़ेगा ताकि हमें होलिस्टिक जानकारी हो, ताकि हम लोग जब एग्ज़ाम में पेपर आए तो उसका प्रॉपर हमें नॉलेज हो और सही तरीके से हम लोग उसको ईजिली टैकल कर पाएँ। ठीक, तो इसी कड़ी में हम लोग क्या आज देखने वाले हैं, तो जो भी बीपीएससी ने पीवाईक्यू जो कराए हैं साइंस के, उसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, उसके फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन on a wooden box and push it on the floor at constant velocity, the marginal फ्रैक्शन फोर्स विल बी। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा ठीक है कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, तो वुडन बॉक्स पे लगा रहे हैं। ठीक है, जो कि पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मुझे सबसे पहले बताइए। कांस्टेंट वेलोसिटी जब आपने देखा तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब क्या होता है कांस्टेंट वेलोसिटी? मतलब आपकी जो स्पीड है वो क्या क्या फ्लेक्सिबल है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर कांस्टेंट होगी? तो आप बोलोगे कांस्टेंट होगी, तभी तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब? ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स का मतलब देखो, एक बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक, उस पे क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन वी, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 200 न्यूटन। फोर्स को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो 200 यूनिट का इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। किस पे, तो बॉक्स पे लगाया जा रहा है फोर्स। ठीक, अब मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये होता है कि एक ना एक पॉइंट के बाद, अगर आप इस साइड से अगर इसको पुश कर रहे हो, तो एक ना एक पॉइंट के बाद ये जो यहाँ जो पोजीशन इसकी है उससे वो शिफ्ट हो करके यहाँ चला जाएगा, जो बॉक्स है आपका वो चला जाएगा। तो उस फोर्स को, उस रेजिस्टेंस को, जो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाईएस्ट जो स्टैटिक जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। जिसके बाद क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा वो अपने प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अगर बॉक्स है, बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है, फ्रिक्शन है जो कि इसको मूव करने से रोकेगा। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 200 न्यूटन, यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि 200 न्यूटन से अगर ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये फास्ट जाने लगेगा। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फिक्स है, मतलब लग रहा है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन ही, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, ये चलते जा रहा है। मतलब आपने कोई बाइक अगर आप चला रहे हो, उसको अगर 50 पे आपने सेट कर रखा है, तो 50 पे ही आप चलाते जा रहे हो, वही ये कहना चाह रहा है। ठीक, या फिर अगर आप 200 न्यूटन है, ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, अगर उससे अगर कम आपने लगाया, मान लो 100 न्यूटन का लगाया, ठीक, तो 100 न्यूटन के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे आकर के वो स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी नहीं रह पाएगी। अगर मान लो आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, अगर उसका अपने स्पीड धीरे धीरे एक बार चला करके छोड़ दिया, फिर आप क्या हो गया कि धीरे धीरे स्लो डाउन करते करते वो रुक जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड इन्होंने दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये 200 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, वो चलते जा रहा है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, टोटल आपने पता होगा ना, अप्लाइड फोर्स, ये मैं लिख देता हूँ, अप्लाइड फोर्स,
इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स। अब बताइए कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने देखा कि 200 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, तो 200 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट इसकी हो रही है। और हमने इससे पहले क्या समझा है, मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि उतना ही ताकत लगाइए जहां के बाद वो रेजिस्टेंस नहीं दे पाए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जिसके बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ ट्रक, ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ट्रक है जो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हो या कहीं भी आप चल रहे हो, तो आप बाइक चला रहे हो, सपोज डैट कि आपने स्टार्ट किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन आपने हर 30 मिनट के बाद आप क्या करते हो कि 10 की जगह आप दुगनी कर लेते हो, मतलब फिर 20 कर लोगे, 20 के बाद क्या करोगे आप 30 कर लोगे, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद आप 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आपका कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कितना से, तो 10 से, ये देखो 10 से आपका चेंज हो रहा है, मतलब आपने स्पीड जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रखा है, आपने फिक्स नहीं कर रखा है। यहाँ पे क्या था कि आपकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, बट यहाँ पे क्या है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो कांस्टेंट, तो एक्सेलरेट कर रहे हो तो इक्वल इक्वल हर एक इंटरवल के बाद डबल होते जा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 10 है, 10 से 20 एग्जैक्ट इतना ही होगा। मान लीजिए आपने अगर 2 से स्टार्ट करा तो 2 का अगला 4, 4 का अगला 6, 6 का अगला 8, ऐसे बराबर ये 2 ही का आएगा डिफरेंस, मतलब जितना भी आपने स्टार्ट करा वो कॉमन होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। तो अब कांस्टेंट एक्सेलरेट, क्योंकि अगर एक्सेलरेट रहता तब तो आप कितना भी, आप ये 10 से आपने 20 पे पहुंचा, आप 20 से पहुंच जाओ 60 पे, तब ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेट होगा, नहीं, तब ये कांस्टेंट एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है क्या, इट अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो 400 मीटर टोटल दूरी तय कर लेता है। क्या, ट्रक जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक ट्रक है कहीं एक लगा होगा स्लोप वाले पोजीशन पे, वहाँ से धीरे 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 ग्रेजुअल एक्सेलरेशन के साथ वो 400 मीटर कवर कर लेता है 20 सेकेंड में। इफ़ द वेट ऑफ ट्रक इज कितना है, तो 7 टन। अच्छा कोई मुझे बताइए आप में से कि 7 टन यहाँ पे लिख रखा है, मतलब 1 टन में कितना केजी होता है, तो 1000 केजी, तो इसका मतलब कितना होगा, तो 7000 केजी हो जाएगा, ये टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है उसके बाद, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी हमें एक्सेलरेशन पता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो पहले मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सब लोग जानते होंगे, आई होप आप लोगों ने ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया है और टाइम कितना लिया गया है, तो 20, तो डिस्टेंस जो है वो है हमारा 400 मीटर, और क्या है, टाइम जो है वो कितना है, 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ये क्योंकि मास तो हमें पता है कि 7000 है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हमें पता, तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही क्यों लिया हमने, तो ये स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो रेस्ट से आप इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट कर लीजिए, एंड वी से हम लोग क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी
वेलोसिटी, ठीक है, तो म्यू भी कहते हैं इसको, तो इससे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे हमारी 0, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो उसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे u इक्वल टू, यहाँ पे जो u जो हमारा था यहाँ पे कांस्टेंट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, तो u के जगह पे 0 इंटू कुछ भी करेंगे, जो टाइम हमने यहाँ पे निकाला कितना, तो 20 सेकेंड इंटू 20, तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस में हाफ AT एसिलरेशन हमें निकालना है, तो A का तो हमें पता नहीं, और T कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 ये हो गया हमारा T, यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड। अच्छा, S का मतलब क्या होता है, तो S मतलब होता है डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस कितना था, तो 400, अगर 20 से ये कट करोगे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा, और ये फिर बचे हुए 20 को 20 से कर लीजिए, और ये क्या हो गया आपका 0 हो रखा है यहाँ पे, 0 प्लस हाफ A, बस इतना रह गया। तो A इक्वल टू आप क्या, यहाँ पे तो 0 ही आ चुका है, नहीं ये सॉरी 1 हो चुका है। तो अब ये बताइए कि A अगर इस साइड आ गया तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 आ गया, जो ये 2 है ये यहाँ चला गया, 1 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ रिमेनिंग A रह गया। तो एसिलरेशन आपने निकाल लिया, कितने आपके पास हो गए, तो 2 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे आपने एसिलरेशन निकाल लिया, और यहाँ हमारे पास मास ऑलरेडी कितना है, तो 7000 kg इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14,000, तो ये क्या है, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, कहाँ आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी कंज्यूम्ड एट होम इज 250 यूनिट। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बिहार में कितना यूनिट फ्री किया गया है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे 125 यूनिट फ्री करा गया है, उसके ऊपर का है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होगा पर यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे पे करते हैं, मान लीजिए अगर आपके साइड में अगर 7 रुपीज़ पड़ रहा है और आपने 100 रुपये मतलब 100 यूनिट उठाया है आपने टोटल, तो ये कितना हो गया, तो 700 टोटल आपको रुपीज़ में पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल बेसिक मतलब कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, तो यूनिट जो हम लोग घर में जो पे करते हैं वो कितना ये है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है होम में कितना, तो 250 यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है। देन अच्छा एक बात बताइए, आप एक यूनिट का मतलब क्या समझते हो, ये जैसे 250 यूनिट दिया हुआ है तो 1 यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं 1 किलो वॉट आवर से। हम लोग एक यूनिट को डिनोट करते हैं किससे, 1 किलो वॉट आवर से, ठीक। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू किलो को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1000 ग्राम कहते हैं, है ना। और क्या है, डब्लू क्या हो गया आपका, वॉट हो गया। वॉट मतलब क्या, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड ये हो गया डब्लू, वॉट एनर्जी पर सेकेंड। और आवर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 घंटे को, तो आप कहोगे कि 60 उसमें क्या होते हैं, मिनट होते हैं, और कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 छक 36, 36 और 1 2 3 4 और 5, 10⁵ हो गए, 5 जीरो थे तो 10⁵ हो गए। इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि ये हमने निकाल दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनर्जी जो है यहाँ देखो आप, एनर्जी कितना है, तो 250 यूनिट है, 250 यूनिट है। तो टोटल एनर्जी हमें जूल में जो चाहिए था तो वो तो हमने देख लिया है कि कितना है, 3.6 इंटू 10⁶ है। इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 250 को मल्टीप्लाई कर देना, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। अच्छा 10⁶ है, इसका क्या एक जीरो को यहाँ हटा करके और ये 10⁷ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, 10⁷ कर सकते हैं, ठीक। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 90 इंटू 10⁷, और 90 की जगह पे क्या कर सकते हैं कि 9 इंटू 10⁸ हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं।
इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखिए स्पीड ऑफ साउंड है ना वो वैरी करता है अलग अलग मतलब मीडियम पे। आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, तो आप किस में बोलोगे सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो क्या होता है? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करता है। क्यों करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है? लिक्विड, एंड लास्ट में क्या होता है? गैसेज में सबसे स्लोली ट्रैवल करता है क्या? साउंड। देखो जब सॉलिड होगा, आपके पास एक सॉलिड है, उसमें क्या होंगे ना कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे एकदम कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होंगे। जबकि लिक्विड में थोड़े थोड़े जो दूर होंगे पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े अपार्ट होंगे। और जो गैस होंगे उसमें तो स्कैटर्ड होंगे, एकदम बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ आपने आवाज़ करा, आपने उसको प्रेस करा, कंप्रेस करा, ठीक है, तो ये तुरंत एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाएगा, है ना, आपस में ट्रांसफ़र करते जाएगा तो जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा, स्लो होगा, और यहाँ और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसके कारण से ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सबसे फास्ट है। इसीलिए आप सुनते होगे जब भी ट्रेन की जब पटरी है वहाँ पे अगर आवाज़ आप करोगे, टन से ऐसे मारोगे, कुछ भी रॉड कुछ भी आप करो, या कोई स्टोन आपने डाला वहाँ पे, तो वो जो आवाज़ आएगी वो आप जब सुनोगे, ट्रेन के रेलवे जो ट्रैक होगी उस पर अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आपको ये पहले सुनाई देगी, रैदर देन फिर जो दूसरी आवाज़ जो गैस के थ्रू, एयर के थ्रू जो ट्रैवल करेगी वो स्लोली आपको मतलब आप तक पहुंचेगी। तो सबसे फास्ट होता है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, यहाँ पे स्टील का शायद कितना 6000 के आसपास में है, मतलब 5960 मीटर पर सेकेंड के अराउंड है स्पीड। वाटर का जो स्पीड है वो 1480 मीटर पर सेकेंड है, और एयर का हमने सबने पढ़ा है 343 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए कि क्या हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का आप जब देखोगे तो एयर से बहुत ज़्यादा होता है स्पीड ट्रैवल करने का। कितना? तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1248 मीटर पर सेकेंड। क्यों? रीजन क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन है। आपको पता होगा ये क्या है? लाइटेस्ट अमॉन्ग ऑल, सबसे हल्का है, तो इसलिए ये सबसे जल्दी। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन अगर आ जाता इलास्टिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? तब भी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी आपकी किसकी होती? तो स्टील की होगी, फिर क्या होगी? लिक्विड की होगी, फिर क्या होगी? गैस की होगी। क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि जो भी फॉर्म है ना वो होल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा, है ना, उसी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी का भी होता है, तो क्या करते? तो सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, देन गैस में। ठीक है, फर्दर मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अगर अच्छा देखिए, एक यहाँ पे आप अपने घर पे खड़े हो, अपनी छत पे, ठीक, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपने एक बॉल पकड़ रखी है। यहाँ पे जब आपने बॉल को होल्ड कर रखा है तो एक बात बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर इसके पास देखिए एनर्जी तो है, क्योंकि आपने इसको हाइट पे ले जाके खड़ा कर रखा है, ये ज़मीन पे रखी होती तो कुछ नहीं होता इसका पोटेंशियल एनर्जी, ना कि और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं कुछ होती। अगर ये स्टिल रखा होता तो क्या ही होता? कुछ नहीं होता, ठीक। लेकिन आपने इसको हाइट पे, डिस्टेंस पे ले जा कर के यहाँ पे होल्ड कर रखा है, तो यहाँ इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही ये नीचे गिरते जाएगा इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होते जाएगी अंटिल इट रीचेज ग्राउंड। इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी। और क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि जब भी जो मूवमेंट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ये घटेगा। क्या घटेगा? जब से बॉल ऊपर से ड्रॉप करोगे आप,
जो बॉल ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप होते जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। क्यों क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा? क्योंकि बॉल है ना, जो ये स्पीड मोमेंटम गेन करेगा, यहाँ पे स्पीड गेन करेगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। एक मज़ेदार फॉर्मूला आपको बताता हूँ, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे होल्ड कर रखा था आपने, एकदम टॉप पे होल्ड कर रखा था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो 10 थी, और काइनेटिक एनर्जी उस टाइम 0 थी। लेकिन जैसे ही बॉल नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या आपको बोला कि घटेगा, मान लीजिए 8 हो गया, और तब उस टाइम क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो 2 हो जाएगी। और जैसे ही और ये नीचे आएगा तो मान लीजिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉल अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पहुंचा, तो मान लीजिए 6 हो गया, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी हमेशा 10 ही कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, लिमिटेड है। पूरे इंटायर यूनिवर्स का जो एनर्जी है ना वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि हम लोग जाते तो हैं और स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में बस ट्रांसफर हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली अगर घट रहा है तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या वॉयलेट नहीं करेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या कह रहा है कि अ पेयर ऑफ ऑक्सिन मतलब वही जो बैल हैं वो हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं अ फोर्स ऑफ कितना, तो 140 न्यूटन। फोर्स हमेशा किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, F इक्वल टू 140 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि खेत जोतने में, प्लाउइंग अ फील्ड, द फील्ड प्लाउड इस कितना दूरी तय करी गई है, कितना काम किया गया है, तो 15 मीटर लॉन्ग। तो यानी जो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू 15 मीटर लॉन्ग है। तो वर्क डन पूछ रहा है। अब वर्क डन तो बहुत सिंपल है, मतलब आपने अगर देखिए वर्क डन का सिंपल क्या फॉर्मूला होता है, एक बात अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी, मैं अभी कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अगर मान लीजिए मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर वर्क डन पे आता हूँ। वर्क डन का एकदम बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा, और अभी मैं समझा भी दूंगा कि कैसे ये फोर्स है और कैसे ये डिस्टेंस जरूरी है वर्क डन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू डी आप लिखोगे। तो फोर्स हमारा कितना था, तो 140 न्यूटन हमने देखा यहाँ पे 140 न्यूटन, और हमारा डिस्टेंस कितना था, तो 15। तो हमने 15 बस ट्रैवल किया, तो 15 इंटू 14 आप करोगे तो अराउंड कितना आएगा, 210 और 1 जीरो यहाँ पे हो गया, इतने न्यूटन, मतलब 2100 न्यूटन टोटल आपका वर्क डन हुआ इस क्वेश्चन का। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, बट आपको मैं समझाता हूँ कि वर्क डन क्या होता है। मान लीजिए आपने एक बड़ा सा बैग, ठीक है, उसको यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक, और उसके बाद आपने पॉइंट ए से स्टार्ट करा, ठीक है, पॉइंट ए से आपने बी पे उसको लेकर गए, बी पे, और बी से ले जा करके फिर उसको सी पे ले गए, सी थर्ड पॉइंट पे, एंड सी से फिर से लेकर के पॉइंट ए पे आ गए। तो क्या फिजिक्स में आपने कोई काम करा है,
तो फिजिक्स बोलेगा कि नहीं, वर्क डन बाय यू इज जीरो, क्योंकि आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल करा। बट फिजिक्स में यहाँ डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट करा, देखो जैसे ये आपका इनिशियल पॉइंट है और इसी पॉइंट पे आपने एंड कर दिया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में काम जो वर्क डन जो होता है वो काम किस पे करता है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट पे करता है। आपने कितना मूव करा उस पे काम करेगा। ठीक है, मतलब चेंज हमेशा दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कूली है, ठीक है, आपने उसको लगेज दिया और यहाँ से वो उसने सामान उठा करके और पूरा स्टेशन, मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, आप उसको 2 पे लेकर गए, 2 से 3 पे लेके गए और 3 से फिर वापस से लेकर के 1 पे आ गए। कूली थक गया, उसकी एनर्जी चली गई, ठीक है, लेकिन जब वो सामान फिर से वापस वहीं रख दिया जहाँ से उसने उठाया था, तो क्या वर्क डन होगा, तो आप बोलोगे नहीं। वर्क डन मतलब यहाँ पे चेंज दिखना चाहिए। क्या चेंज दिखा, नहीं। उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या चेंज हुआ, तो आप बोलोगे नहीं चेंज हुआ। तो इसलिए फिजिक्स में वर्क डन उसका जीरो होगा। मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन रहता, एक दीवार है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, सुबह से उठ करके आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाए जा रहे हो, लेकिन वो दीवार हिल ही नहीं रही है और शाम तक हो गया, आप हिले नहीं, आप थक गए, अब छोड़ दिया आपने। तो क्या आपने वर्क डन कुछ करा, तो नहीं, आपने जीरो वर्क डन करा। इसी को यहाँ पे समझा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यही आपने जो लगेज है उसको अगर आपने शिफ्ट कर दिया, तो हाँ आपने वर्क डन किया। यहाँ पे वही जो फॉर्मूला होगा, वर्क डन इक्वल टू जितना भी आपने फोर्स लगाया प्लस में जो आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट जो करा, वहाँ पे जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करा, तो वो कितना हो गया, तो आपका 140 न्यूटन इंटू 15 इक्वल टू 2100 यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं फोकल डिस्टेंस। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज क्या होगा, +1, -1, 2, इन्फिनिटी। तो अब देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो हम लोग फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन हम लोग कोई भी मिरर देखते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप के, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, है ना, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, ये 3 टाइप के। अब ये देखिए इसको ना हमेशा एक सर्कल के रूप में देखा जाता है, मतलब यहाँ से ऐसे देखो, ये सब तो सर्कल ही बनेगा। सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये इसको आप अगर देखोगे तो ये एक सर्कल ही बनेगा, बड़ा सर्कल, दोनों बनते हैं कनकेव और कन्वेक्स। और इसका ना ये जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो पूरा कर्व एक बड़ा बनता है ना, एक बड़ा सर्कल बनता है ना, देखिए जितना छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, जितना मिरर छोटा होगा उतना ही छोटा सर्कल बनेगा, उतना ही छोटा उसका सेंटर से रेडियस जो होगा उसका उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो आपको वो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं अभी समझाऊंगा। बट ये जो आप जो सेंटर जो होगा बीच में उसको क्या कहेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, कर्वेचर इसको कहा जाएगा, ये सब जगह होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको जो सेंटर से जोड़ेगा उसको क्या इसको जो मिरर से जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस को, तो इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व से सेंटर की दूरी के बीच में जो रेडियस, अगर ये हो जाता, तो अगर मान लीजिए ये पूरा है, इसको क्या कहेंगे, तो डायमीटर कहा जाता है, और ये आधा हो गया इसलिए रेडियस, और किसका है, तो कर्वेचर का रेडियस है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है कर्व का, जो पूरा एक बड़ा सर्कल जो बनेगा ना उसका ये सेंटर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोकल डिस्टेंस की बात करी गई है, बट उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा फोकस क्या होता है। फोकस को हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट की और एक पॉइंट पे जा कर के दोनों मिल जाएंगी, है ना, लाइट आई, इधर से लाइट आई, इधर से आई और एक जगह पे मिल जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको फोकस कहा जाएगा। और इसका जो दूरी होता है ना, इससे जो दूरी होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2।
फोकल लेंथ F इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, F इक्वल टू R/2 होता है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। या R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने देखा, बटा 2 होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला सबको क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब देखिए एक प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर है तो वो तो फ्लैट है, ये देखिए ये प्लेन मिरर है, ये तो फ्लैट है, तो इसका सर्कल कहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए कि ये कहीं ऐसे बेंड होता तब ना आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है फिर ऐसे हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन है तो ये भी इधर एंडलेसली चलती जाएगी और ये भी इधर एंडलेसली चलते जाएगा। तो क्या इसका हमें सेंटर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, कभी इसका सेंटर नहीं मिल पाएगा कि हाँ ये बीच से, ये देखिए सेंटर का मतलब क्या है कि ये गोल होता तो ये बनता, ये जैसे इतना था और इसको हमने गोल सर्कल बना दिया तो हमने इसका सेंटर निकाल दिया। क्या एक आप प्लेन मिरर का कभी भी सेंटर निकाल सकते हो प्लेन मिरर का? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऊपर तक एंडलेसली चला जाएगा, ये नीचे तक एंडलेसली चला जाएगा। इसी को साइंस की दुनिया में इन्फिनिटी बोला जाता है। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर प्लेन मिरर। तो हमेशा याद रखना प्लेन मिरर का कभी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर हम लोग देखेंगे अगला, विच टीम इन फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए पहला बात कि पावर का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। पावर को वोल्टेज इनटू करंट, इसको डिनोट क्या करते हैं, तो P से V इंटू करेंट को I से किया जाता है डिनोट, तो V इंटू आई हो गया। तो पहला तो यहाँ पे हमको आंसर दिख रहा है कि VI ये दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ पूछ रहा है डज नॉट, ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर और इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और आपने ओम्स लॉ भी सुना होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, इक्वल टू V इक्वल टू IR। ठीक है, तो IR हमें यहाँ पे दिख रहा था V इक्वल टू IR, बट ये कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, V की जगह पुट करेंगे IR इंटू I, तो ये क्या हो जाएगा I²R। ये हो गया, ये दिख रहा है हमें I²R, हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या नेक्स्ट पुट करेंगे, V में V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई। ये तो हमारा, ये हमेशा याद रखना है इसको, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला था, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब देखिए यहाँ पे सेम V इक्वल टू IR जो है, यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे V²/R हमें दिख रहा है और हमें अगर एक V है तो हम इसको अगर चेंज कर देते हैं I को, तो I को एज इट इज यहाँ रखने देते हैं और V/R कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो V इंटू V/R। I की जगह पे ये जो I है इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो गया V²/R। क्या ये भी है, तो हाँ V²/R, तो क्या हो गया, ऑड वन आउट इज IR² इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 129 नंबर क्या कहता है कि इन शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट क्या होता है, कि वो वेरी लो रहता है, क्या होता है कि डू नॉट चेंज, इंक्रीजेज वेरी हाई और कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जैसे ही आप सुनोगे शॉर्ट सर्किट हुआ है और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट, वो क्या होता है, इंक्रीजेज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, पहले मुझे बताइए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है कि बिना रुकावट के तेजी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका गर्म तार मतलब लाइव वायर है ना, और जो ठंडा तार होता है मतलब न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर, ये दोनों अगर टच हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। रेजिस्टेंस जैसे ही ख़त्म हुआ, दोनों एक दूसरे को टच किए,
बहुत तेज से, मतलब आपका कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सीधे फ्लो ऑफ करंट है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेरी हाई इंक्रीजेस, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर मान लीजिए। जैसे देखिए इधर से आ रहा है आपका कोल्ड वायर और यहाँ पे बीच में बल्ब है, और ये इधर मान लीजिए आपका एक साइड से हॉट है, एक साइड से कोल्ड है। ठीक, दोनों मिल करके आपका बल्ब जल रहा है। ठीक, बल्ब जल रहा है। अब क्या हुआ कि ये दोनों टच हो गया। अब ये हमेशा ना क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते रहता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो अब ये सीधे फ्लो करने लग गया है ना, बीच का रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एमसीबी हम लोग के घर में लगा हुआ रहता है। पहले क्या यूज़ करते थे हम लोग, फ्यूज़ यूज़ करते थे। फ्यूज जो कि होता था ना कि तार को मतलब गला करके जो मेल्ट कर देता था, और मान लीजिए फ्यूज़ है ये आपका, ठीक है, ऐसा फ्यूज़ बना हुआ रहता था, ये जुटा हुआ रहता था आपस में। तो ये गर्म हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा बीच का पोर्शन, तो आपका फ्यूज़ मतलब हो गया, फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूज़ उड़ गया जो हम लोग पढ़ते थे। तो अब उसके जगह पे क्या आ गया, एमसीबी। ये क्या होता है, डाउन कर देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमसीबी का, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ठीक है, ये समझिए एडवांस वर्जन है फ्यूज़ का एडवांस वर्जन है। जब भी ये होगा ना, कब होगा, जब आप शॉर्ट सर्किट होगा या बहुत ज़्यादा आप लोड दे दीजिएगा ना, तो आपका एमसीबी क्या होगा, गिर जाएगा। घर में आप देखते हैं ना, बार बार एमसीबी गिर गया। अगर मान लीजिए आपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर एक साथ सब कुछ चला दिया, तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका एमसीबी गिर जाएगा और घर में आग लगने से आपको बचा लेगा। दूसरा क्या है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब कि गर्म वायर और ठंडा वायर किसी भी तरह से अगर टच हो जाता है, तो भी क्या होता है, आपका एमसीबी गिर करके बचा लेता है फायर लगने से घर में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं, तो ये है फ्यूज, जनरेटर, मोटर, करंट कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूज़। अभी हमने देखा है फ्यूज़ क्या होता है इसका, हाँ, फ्यूज किस चीज़ से बना होता है, तो आप बोलोगे टीन से, और किससे, लेड से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि टीन और लेड का मिक्सचर होता है। और ये ना बहुत इसमें कि हाई क्या रहता है, रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों रहेगा, मैं अभी बताता हूँ। रेजिस्टेंस हाई रहता है, और क्या रहता है कि लो रहता है आपका, क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट लो। इसका बेनिफिट क्या है, देखिए, अगर कोई भी चीज़ का हाई रेजिस्टेंस रखिएगा, मतलब वहाँ पे बाधा ज़्यादा हो रही है ना जाने में, तो मतलब वो जल्दी गर्म होगा। उसको रेजिस्टेंस मतलब आपको रुकावट, अगर मान लीजिए बीच में ब्रेकर है, इसको हर बार पार करके जाना पड़ रहा है, हर बार पार करें तो रुकावट आ रही है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो हाई रेजिस्टेंस है ना, तो इससे क्या होगा, ये गर्म जल्दी होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये गर्म हुआ और इसको मेल्ट किया, तुरंत जल गया। आपका बीच का जो यहाँ पे जो फ्यूज़ जो आपने लगाया, तो वो क्या हो गया कि ये बीच का पोर्शन ख़त्म हो गया, तो वो कट गया। तो यानी आपका घर में आग लगने से बच गए, आप शॉर्ट सर्किट होने से बच गए, वहाँ पे मतलब दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। और इसका जो फ्यूज़ का जो आउटर का हमेशा देखोगे ना आप, सेरेमिक का बना हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर में तो आपका सारा इंसुलेटर है, मतलब ये कंडक्टर है, तो बाहर में इसीलिए आप इंसुलेटर दोगे, ताकि आप जब भी निकालने जाओ फ्यूज़, तो आपको झटका ना लगे, आपको करंट ना लगे, इसीलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।